हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज मैं अपना 18 से 19 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने आया। आप सभी बच्चों को पता है कि आईआईटी मेंस की डेट आ चुकी है। 24 जैन से लेके 31 जैन तक लगातार पेपर है, सिर्फ 26 को कोई पेपर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यार अब दिन बहुत पास है। अब बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हम किस चीज को ज्यादा रिवाइज करें, किस चीज को कम रिवाइज करें, तो उसी बात का सलूशन लेके मैं आया हूं। पूरी केमिस्ट्री में कौन से ऐसे सब टॉपिक हैं जिनका जेई मेंस में वेटेज ज्यादा है या जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है जेई मेंस में, उन सब टॉपिक को आपके सामने लाना चाहता हूं। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि वो सब टॉपिक आप जरूर रिवाइज करके जाएं, उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, क्योंकि उन सब टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने एक्सपीरियंस का यूज करते हुए आपको कम से कम 20 क्वेश्चन के सब टॉपिक जरूर बता दूं। मतलब 30 में से कम 20-22 क्वेश्चन उन्हीं सब टॉपिक से आ जाए। ध्यान रखना, सब टॉपिक बताऊंगा, पेपर मैं नहीं बनाता हूं, जो पेपर बता दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, उन सब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले प्रिपरेशन करने में आप क्या करोगे? ये सब टॉपिक रिवाइज करोगे, इनके क्वेश्चन करोगे और फिर बाकी सिलेबस पढ़ोगे। सिलेबस हमेशा पूरा पढ़ के जाया जाता है पेपर में। ध्यान रखिएगा, हम आपकी ये हेल्प करने आए हैं कि कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है और कौन से सब टॉपिक पहले रिवाइज करने चाहिए। तो चलो इस बात को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बात ध्यान रखनी है, जरा देखो। आप जरा देखिए क्या लिखा है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल अच्छा होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ऑर्गेनिक अच्छा होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इनऑर्गेनिक अच्छा होता है। मगर पेपर के लिए पूरी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर में जो वेटेज है लगभग तीनों का सेम है। यदि फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज 35% से लेके 36% तक है, तो ऑर्गेनिक का भी वेटेज यही है, 34 से लेके 36% तक का वेटेज है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी वेटेज मेरे प्यारे बच्चों लगभग इतना ही है। ये देखो, तो यदि आप ध्यान दो तो लगभग सेम वेटेज है तीनों का। इसका मतलब यदि कोई भी एक पोर्शन तुम्हारा वीक है तो केमिस्ट्री में स्कोर नहीं कर पाओगे। और जबकि इन कंपेयर टू मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर करना थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे बहुत टफ क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। तो ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट तो दिमाग में यह बैठा लो कि तीनों पोर्शन में आपकी पकड़ होनी चाहिए। आपको तीनों पोर्शन पढ़ के जाने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का भी, ऑर्गेनिक का भी, इनऑर्गेनिक का। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब जरा देखो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से ऐसे सब टॉपिक है जो हमें जरूर पढ़ के जाने चाहिए या जिनका रिवीजन हमें एक से ज्यादा बार या दो से ज्यादा बार करना चाहिए? तो गौर से समझिए, मैं आपको चैप्टर भी बताता जाऊंगा, अब सब टॉपिक भी बताता जाऊंगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री मतलब मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आपको कंसंट्रेशन टर्म और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन और लिमिटिंग रेजेंट, इसको पढ़ के जाना चाहिए। मतलब आप ये मान के चलते हो कि यदि मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आता है तो कम से कम 70 से 80% प्रोबेबिलिटी यही होती है कि वो लिमिटिंग रेजेंट या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन होगा। ठीक, अब देखो दूसरा चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर थ्योरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर और बोहर थ्योरी दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये मान के चलो, यदि 5 बार क्वेश्चन आएगा तो 3 से 4 बार प्रोबेबिलिटी यही होगी कि या तो बोहर थ्योरी का क्वेश्चन होगा या क्वांटम नंबर का क्वेश्चन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मगर इसमें से बोहर थ्योरी और क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्टेट ऑफ मैटर मतलब गैसियस स्टेट,
तो गैसियस स्टेट में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां से ज्यादा हाई होती है? रियल गैस से। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड वंडरवाल गैस इक्वेशन, मतलब रियल गैस। रियल गैस से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, ध्यान रखिएगा। तो स्टेट ऑफ मैटर में जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है मेरे दोस्त? रियल गैस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जा रहे हैं, इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, या ये सब टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आएगा, आपको मिल जाएगा। और मेरी कोशिश यही है कि 20 से 23 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन तक इन्हीं सब टॉपिक से आ जाए। ठीक है, तो देखते जाइए। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आएगा तो बस केपी केसी का क्वेश्चन आना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का क्वेश्चन आएगा या उनके रिलेशन का क्वेश्चन आएगा। यदि आता है तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, या फिर अपना ली चटेरियल प्रिंसिपल। अगला टॉपिक देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब देखो यार, आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या आएगा? बड़ा चैप्टर है, मगर आपका फोकस सिर्फ 3 जगह पे होना चाहिए। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है सब टॉपिक, फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और फिर बफर। ये मान के चलो यदि आज तक 10 क्वेश्चन आए हैं तो 7 इन्हीं सब टॉपिक से आए हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारी पकड़ होनी चाहिए सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे और बफर सॉल्यूशन पे। अब बात आती है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो यार मैं एक बात बता देता हूं, हेसिस लॉ का एक क्वेश्चन आउट है, एक क्वेश्चन इस जगह से आउट है हेसिस लॉ का, ध्यान रखिए। मतलब आपको 4 मार्क्स अपने आप मिल जाएंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ रिएक्शन, कुछ भी पूछेगा, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछेगा और बहुत इजी पूछता है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता है, सिंपल सी मैथ का टाइप का क्वेश्चन होता है। 2 इक्वेशन दी है, तीसरी इक्वेशन निकालना है ना। तो ये तो बहुत इजी होता है यार। x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 9 दिया है, और 2x प्लस 3y इक्वल टू पूछ रहा है। ऐसा ही तो होता है थर्मोकेमिस्ट्री, और थर्मोकेमिस्ट्री में करना ही क्या होता है। तो थर्मोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आउट है। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन टफ आएगा, मगर थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन इजी आता है। तो थर्मोकेमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चन आएगा वो या तो इंटरनल एनर्जी चेंज या इंथैल्पी चेंज या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से आएगा। वर्क डन du dh ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, उसमें से आइसोथर्मल प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्मोडायनेमिक्स में कहां पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए? मेंस में। मेंस में थर्मोकेमिस्ट्री पर फोकस रहना चाहिए। थर्मोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आउट है, आएगा पेपर में। और थर्मोडायनेमिक्स में कहां पे फोकस हो? इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे निकालते हैं, इंथैल्पी चेंज कैसे निकालोगे, और वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल या एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो यार, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या आएगा? रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन यदि आएगा तो बहुत सिंपल आएगा। टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 K2Cr2O7, या तो KMnO4 की रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, या K2Cr2O7 की रिएक्शन का बेस्ड, या हाइपो सॉल्यूशन। ये हाइपो सॉल्यूशन मेंस में यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो रहती है। मतलब आप बस टाइट्रेशन के रूल ध्यान रखो, बस इतना बहुत है। सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जहां से बहुत इजी क्वेश्चन आता है और तुम आराम से कर सकते हो। किस जगह से आएगा? बस तुम यूनिट सेल की इंफॉर्मेशन सारी याद रखो और आयनिक क्रिस्टल की इंफॉर्मेशन सारी याद रखो। यूनिट सेल और आयनिक क्रिस्टल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। हर एक आयनिक क्रिस्टल का अरेंजमेंट क्या होता है? NaCl, CHCl, ZnS, CaF2, है ना, इनका। और सब यूनिट सेल का, सब यूनिट सेल में FCC यूनिट सेल है तो कहां कहां एटम होते हैं, कौन किसको टच कर रहा है, बस ऐसा ही कुछ सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है। बस तुम्हें केमिस्ट्री में ये पता होना चाहिए कौन कहां रखा है, किसको टच कर रहा है। यदि ये पता है कौन कहां रखा है और किसको टच कर रहा है, तो उसके बाद अर्थमेटिक मैथ्स है जो हम क्लास 7th और 8th में पढ़ते हैं, वो तुम आराम से लगा लेते हो। इसके बाद देखो लिक्विड सॉल्यूशन, ये बोनस है, ये बोनस है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन पेड है, 4 नंबर बोनस है, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। बच्चों आपको कुछ नहीं करना है,
सिर्फ फार्मूला लगाना होगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सिर्फ फार्मूला बेस्ड आता है, बिल्कुल सिंपल सा, सिर्फ फार्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है लिक्विड सोल्यूशन में, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो राउल्फ लॉ इंपॉर्टेंट होता है। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर क्वेश्चन आएगा, नहीं तो फिर आर्हेनियस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। बस दो पोर्शन पर क्वेश्चन आता है, या तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेस्ड आता है या आर्हेनियस बेस्ड आता है। 80 से 90% क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक से आता है, या तो फर्स्ट ऑर्डर का या आर्हेनियस बेस्ड इक्वेशन। 80 से 90% क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक से आते हैं। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी बोनस है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा, ओनली एनसीईआरटी। और आता कहां से है? आता या तो एडजॉर्प्शन से है या कोलाइडल सॉल्यूशन से, और इससे आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है जेई में, एडजॉर्प्शन से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा और हमेशा गैल्वेनिक सेल से मिलेगा, मतलब यहां से भी आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन आउट है। गैल्वेनिक सेल से आपके पास एक क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। दो हाफ सेल दिए, तीसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा होगा, या सेल पोटेंशियल पूछ रहा होगा, या कुछ और पूछ रहा होगा। मगर गैल्वेनिक सेल वाला जो फार्मूला है हमारा, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी लॉग QC, बस वही पर बेस्ड एक क्वेश्चन आना है। अब क्वेश्चन कितनी तरह से घुमा के पूछ सकता है नहीं पता है, मगर यहां से 4 नंबर पक्के हैं। एक क्वेश्चन इस जगह से आएगा ही आएगा, नर्स इक्वेशन का बेस्ड क्वेश्चन। और यदि इस जगह से आता है और इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे, फराडे का फर्स्ट लॉ लगाओ और उस पर क्वेश्चन निकालो। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पेड होता है, मतलब हमेशा आता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस जगह से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए? तो देखो, जीओसी में स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट में स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, और बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक एंड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और ये मान के चलो कि यहां से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आइसोमेरिज्म का आता है और वो स्टीरियो केमिस्ट्री से ही आता है मेनली, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से ही आता है, सॉरी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं कह रहा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म से ही आता है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर फोकस रखें। अब एल्केन, एल्केन में यदि देखना है तो दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। एल्कीन पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है? एल्कीन में एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, Br2 का एडिशन, ब्रोमीन वाटर का एडिशन, ओजोनोलिसिस, ठीक है, और टॉलेंस रेजेंट। अच्छा ये तो उसके लिए है, एल्काइन के लिए है, सॉरी। ये देखो, तो एडिशन रिएक्शन एल्कीन की जरूर देख के जाए। HBr का एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ Br2, वाटर, ब्रोमीन वाटर, ओजोनोलिसिस एंड HBr। और एल्काइन में भी यही चीज इंपॉर्टेंट है, सेम चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एल्काइन में भी सेम चीज इंपॉर्टेंट है। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में EAS को अच्छे से रीड कर ले, अच्छे से EAS को रीड कर ले। अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन में क्या करना चाहिए? तो मेरे दोस्त एनसीईआरटी लेवल पे, ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे, SN1 SN2 E1 E2 एनसीईआरटी लेवल पे आप देख लो, सिंपल क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा टफ नहीं आएगा। अल्कोहल और ईथर में किस जगह से क्वेश्चन आने के लिए है? तो अल्कोहल और ईथर में एडिशन ऑफ HX या एसिड डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ HX या डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन। ईथर में भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, HI,
HI से या HBr से एडिशन, अल्कोहल के लिए भी, ईथर के लिए भी, ध्यान रखिएगा। अब जरा देखो यार, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन में टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले, टॉलरेंस रिएजेंट से कौन रिएक्शन करेगा, फैलिन से कौन करेगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन। कार्बोक्सिलिक एसिड में नेम रिएक्शन, कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी इंपॉर्टेंट होता है, इनको भी कर सकते हो। एमीन्स, डाइजोटाइजेशन, सैंडमेयर रिएक्शन, इनसे मतलब जितनी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इन सबसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। और सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे ध्यान रखें। इस जगह से ये मान के चलो यार एक क्वेश्चन आएगा, इस जगह से एक क्वेश्चन आएगा आपके पास। अब जरा देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, उसमें से ये पॉलीमर है। एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन पॉलीमर से आएगा ही आएगा, आप चेक करो, पॉलीमर से एक क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, आप चेक कर लीजिए। और एनसीईआरटी लेवल का, एनसीईआरटी लेवल का बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनके, ठीक है। और बेसिक नॉलेज ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, अमीनो एसिड जो हमारे हैं उनका बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। अब जरा देखो, आपको एक क्वेश्चन यहां से भी आउट होता है। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ऑर्गेनिक में कन्वर्जन से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, गौर से ध्यान रखिए, 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकते हैं। कन्वर्जन, आप कन्वर्जन की प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं ऑर्गेनिक में। कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन कि 4-5 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि इससे रिएक्शन की ये बना, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो कन्वर्जन रिएक्शन के 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब बात है इनकी प्रैक्टिस कहां से करें, तो मेरे दोस्त इनकी प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मेंस लेवल की बात चल रही है तो एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी के जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल है, जो इंडेक्स क्वेश्चन है, और इसी तरह एग्जाम्पलर वाले कन्वर्जन के, आप ये मान के चलो वो क्वेश्चन नहीं आएंगे मगर उसी तरह के कन्वर्जन पेपर में जरूर मिलेंगे। और कन्वर्जन से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, आप चेक करिएगा कि ए बी सी ये हो रहा है तो ये बताओ ए क्या होगा, ठीक है, इसमें कौन सा रिएजेंट यूज किया जाएगा। तो कन्वर्जन की प्रैक्टिस करने से उस टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच बनती है, और वो एनसीईआरटी के कन्वर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको करें। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट से भी एक क्वेश्चन, यहां भी एक क्वेश्चन आपको आएगा 4 मार्क्स आप। और कौन से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट याद किए जाएं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, तो एनसीईआरटी में जो दिए हुए, एनसीईआरटी में जो दिए हुए वो, तो फिर से बता दे रहा हूं, ऑर्गेनिक में देखो क्वेश्चन कहां से आएगा ही आएगा। एक, कन्वर्जन से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, नेम रिएक्शन से एक क्वेश्चन आना ही आना है। और कौन सी नेम रिएक्शन, जो एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन, एक क्वेश्चन यहां से आपको बच्चों मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम 4 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, और इजी क्वेश्चन होगा। विद कॉफिशिएंट आपको याद करना है, स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आना ही आना है, कन्वर्जन से 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। और ये सिर्फ एनसीईआरटी वाले ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। पॉलीमर से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, इन्वायरमेंटल से एक क्वेश्चन मिलेगा, शायद इन्वायरमेंटल लिखना भूल गया हूं मैं, हाँ इन्वायरमेंटल लिखना भूल गया हूं, तो ध्यान रखिएगा कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है, और एनसीईआरटी से, ठीक है, एनसीईआरटी से, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िएगा। तो ध्यान रखो, ऑर्गेनिक में यदि आपको नंबर लाने हैं तो बहुत ज्यादा SN1, SN2, E1, E2 में डिटेल में नहीं जाना है कि सारे तरीके पढ़ के बैठे हैं। ऑर्गेनिक में मेंस में
एडवांस में पेपर टफ आएगा ऑर्गेनिक का, मतलब अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए ऑर्गेनिक में, एडवांस में। मेंस में जो क्वेश्चन आता है उसमें कहां से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, कन्वर्जन से 1 या 2 क्वेश्चन, नेम रिएक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन, पॉलीमर से 1 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल से 1 क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से 1 क्वेश्चन, ठीक है, आइसोमेरिज्म से 1 क्वेश्चन। तो इसलिए ध्यान रखें कि इस तरह से कन्वर्जन। अब बात आ जाती है मेरे दोस्त इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास 3 से 4 चैप्टर पे कमांड है तो 80% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, 80% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। कहां से? पहला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यदि ये 4 चैप्टर पर आपका कमांड है तो 80% क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है, 80% क्वेश्चन यहीं से आता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यदि ये 4 चैप्टर किसी बच्चे ने अच्छे से कर रखे हैं तो तुम ध्यान रखना, यदि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन इसी के होंगे, 6 से 7 क्वेश्चन इसी के होंगे, विद गारंटी है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं कि जनरली हर बच्चे को आते हैं, क्योंकि इनसे बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है, और वो क्वेश्चन इतना इजी होता है कि स्कूलों में भी पढ़ा दिया जाता है। इसलिए इन पर दिनों रात एक करने की जरूरत नहीं है। इन पर जो क्वेश्चन आते हैं फिक्स है, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, शेप पूछेगा, ज्योमेट्री पूछेगी, इसी तरह की चीजें पूछी जाएंगी। और इसमें भी वही बेसिक प्रॉपर्टी है 4-5, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो इन पर आप क्वेश्चन करना जानते हो, जहां तक मुझे लगता है, तो पढ़ के जाइएगा, मगर ये इसके क्वेश्चन तुम कर लेते हो, निकाल लेते हो। तुम्हारा फोकस पी ब्लॉक पे होना चाहिए, क्योंकि पी ब्लॉक के क्वेश्चन तुम नहीं निकाल पाते हो। क्या होना चाहिए? सभी ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड, सल्फर के ऑक्सो एसिड, नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड, इनके सबके स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन के ऑक्सो एसिड, इनके स्ट्रक्चर, ऑक्साइड का नेचर, है ना, ऑक्साइड के बारे में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है, बेसिक ऑक्साइड कौन है, एसिडिक ऑक्साइड कौन है, उनकी डिटेल, कौन से ऑक्साइड है पैरामैग्नेटिक है, कौन से ऑक्साइड डाईमैग्नेटिक है, कौन से ऑक्साइड किस तरह का नेचर रखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 के जो हाइड्राइड है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। सिलिकेट्स, सिलिकॉन, एनसीईआरटी लेवल का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, फास्फोरस और सल्फर के एलोट्रोप्स में भी क्वेश्चन आते हैं। कार्बन में ग्रेफाइट डायमंड है, ठीक है, फास्फोरस में आपके पास रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस है, तो इन पर भी क्वेश्चन रहते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में क्या करना है? डी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन होता है। और मेरे दोस्त एफ ब्लॉक पर जो क्वेश्चन आता है वो बोनस क्वेश्चन होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें उसमें पूछता है और 1 से 1.5 पेज पढ़ना पड़ता है। आप यदि एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो 2-2.5 पेज में पूरा एफ ब्लॉक खत्म है। हाँ, मगर एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 रहती है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो ध्यान रखिएगा। अब बात आती है मेटलर्जी। मेटलर्जी में एलिंगम डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेटलर्जी ऑफ आयरन और कॉपर, फ्लोटेशन प्रोसेस। तो मेटलर्जी में एलिंगम डायग्राम पे क्वेश्चन आ सकता है, मेटलर्जी ऑफ कॉपर पर क्वेश्चन आ सकता है, मेटलर्जी ऑफ आयरन पे क्वेश्चन आ सकता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आउट है, जैसे ये देखो कहां से क्वेश्चन आउट होता है, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल मिला के 2 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। कहां से? केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से। और मेरे दोस्त आपको बताऊं, आराम से बच्चों तुम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर ले जाओगे, क्योंकि ये इजी होता है, इसका क्वेश्चन इजी आता है। तो यहां से आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, इसको तुम थोड़ा फोकस करके पढ़ लो, ठीक है। और इसका क्वेश्चन भी आउट होता है, मतलब वो हमेशा 2 ही जगह से क्वेश्चन पूछता है, या तो उसकी ज्योमेट्री या उसकी शेप या हाइब्रिडाइजेशन या मैग्नेटिक नेचर या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। 90% केसों में क्वेश्चन इसी जगह से रहता है, या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मैग्नेटिक नेचर की डिस्कशन होगी, या उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, या उसकी ज्योमेट्री की बात हो रही होगी, या उसकी शेप की बात हो रही होगी। नहीं तो फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में वो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म
और क्वेश्चन बेस्ड दे देता है, और एक क्वेश्चन आना ही आना। एस ब्लॉक में NaOH की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ NaOH विद हैलोजन, फास्फोरस, सल्फर, एल्युमिनियम, Zn, बोरान। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कौन कौन एलिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देते हैं, नहीं देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग एजेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्राइड एस ब्लॉक में। और थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट एस ब्लॉक के। ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन में हार्डनेस ऑफ वाटर और H2O2, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देख लो, अब आ गया है थैंक यू। तो जरा देखो यार बच्चों, इतनी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, इन चीजों को आप बहुत अच्छे से करिए। मुझे लगता है जितना मेरा अपना आइडिया है, अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, 19-20 साल पढ़ाने का, उसमें बस यही बात मुझे समझ में आती है कि जो मैंने टॉपिक बताए हैं उनसे कम इतने क्वेश्चन आने चाहिए। आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इससे मुझे नहीं पता है, मगर इन सब टॉपिक से मिला के 20 से 22 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है। आप इन सब टॉपिक को ज्यादा रिवाइज करो। ध्यान रखना, बच्चों में एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, जो हमें आता है हम उसी चीज को बार बार रिवाइज करते हैं। जो हमें आता है ना, हम उसी को बार बार रिवाइज कर रहे होते हैं। जैसे केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इजी चैप्टर है, हमें आता है, हम उसी को बार बार रिवाइज कर रहे होते हैं। पी ब्लॉक रिवाइज करो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रिवाइज करो, ठीक है ना। इसी तरह मोल कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आप दूसरे चैप्टर रिवाइज करो। ऑर्गेनिक में जो आता है उसको छोड़कर दूसरे चैप्टर रिवाइज करो। आप बहुत अच्छा प्लान बनाइए और नंबर के बेसिस पे पढ़ाई करिए। नंबर के बेसिस पे पढ़ाई यहां से नहीं यहां से होती है, ध्यान रखना। रिजल्ट यहां से नहीं यहां से निकलता है। तो इस पर फोकस रखो कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। और आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे पेपर को फोड़ के आएंगे और बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही कहेंगे। अपना ध्यान रखिएगा और ऑल द बेस्ट मेरे फ्यूचर इंजीनियर। बाय बाय बच्चों।